Question number 1. Coercive force of steel is greater than iron. Why? अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें ना जी, स्टील के लिए भी हमने ग्राफ बनाया है और आयरन के लिए भी हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। इसको बेसिकली बी एच कर्व कहते हैं। बी और एच मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान जो कर्व होता है बी एच कर्व होता है। अब आयरन का अगर आप कर्व देखें ना, तो आयरन को बहुत इजीली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करने से मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है और बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद हम उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। यानी कि एक डायरेक्शन में अलाइन करने के बाद जब एसी साइकिल चेंज होगा तो फौरन से उसकी अलाइनमेंट दूसरी डायरेक्शन में भी की जा सकती है। लेकिन स्टील के केस में अगर आप देखें ना, तो हम इसको एक डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, फिर जब हम हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है तो इवन देन ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड ही रहता है स्टील। और फिर हमें इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मींस के फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है मैग्नेटिक फोर्स के, इनकी डोमेन्स को डी अलाइन किया जाए और फिर दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए। तो इसलिए जो स्टील की कोएर्सिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। कोएर्सिव फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो इसको ज़ीरो लेवल के ऊपर लेकर आने के लिए, मीन्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हुई हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही होती है उसको कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। तो उसकी रिटेंटिविटी के खिलाफ जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसको कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पर स्टील की जो कोएर्सिव फोर्स है वो ज़्यादा है और आयरन की कोएर्सिव फोर्स कम है। तो ये इसकी सारी डिटेल है जी। क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the importance of strength and stiffness in a design context। स्ट्रेंथ बेसिकली किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो लोड को सपोर्ट करे विदाउट ब्रेकिंग, और स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की इनसाइड लोड को डिवाइड करना और जो डिफॉर्मेशन अप्लाई की जा रही है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करना। उस मीन्स कि अगर आप किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म उसकी शेप चेंज करना चाहते हो तो उसके इनसाइड जो स्ट्रक्चर होगा वो अपने ऊपर लोड डिवाइड कर लेगा बिफोर डिफॉर्मेशन और ब्रेकिंग। इसकी इम्पोर्टेंट इन स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का ख्याल रखा जाता है जब हम डिफरेंट हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्रिजेस वगैरह के लिए हम गार्डर्स वगैरह टी आयरन वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाएगा सो देयर इज़ ए चांस ऑफ कोलैप्स, के स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए अगर हमने इन चीज़ों को बेध्यानी में डिज़ाइन कर दिया तो। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिस्कस द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए कर्व। सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें टेम्परेचर जब हम रिड्यूस करते हैं तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो उस टाइम पे वो जो कंडक्टर होता है उसको हम कहते हैं कि अब वो सुपर कंडक्टर बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो चुकी है। तो अभी अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो वाई एक्सिस में हमने रेजिस्टिविटी ली हुई है, एक्स एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर है। तो अगर हम इसको रिवर्स स्टडी करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी कम हो रही है और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अचीव करने के बाद रेजिस्टिविटी एकदम से ज़ीरो रेफरेंस लेवल के ऊपर आ रही है। तो इस टाइम के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर वो जो कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है जी। और इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई और फास्ट कंप्यूटर चिप्स में इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, amorphous and polymer solids। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली
ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है, और एमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, और पॉलीमर सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ना ही प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं और ना ही प्योर एमॉर्फस होते हैं। फिर इनके दरमियान मेन डिफरेंस ये है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और एमॉर्फस सॉलिड का कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। इसी तरह पॉलीमर सॉलिड्स का भी कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक किसी लिमिट तक बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सेम लाइक कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो इनके डिफरेंसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी एक फैक्टर होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती हैं वो इक्वली एक्टिव होती हैं हर पार्ट के ऊपर इन 3 डायमेंशंस, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स में होती हैं वो ऐसा नहीं होता है, किसी एक साइड के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होता है उन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनका। इनकी एग्जांपल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डायमंड और बेंजोइक सॉलिड्स हैं। एमॉर्फस में हमारे पास ग्लास नेफ्थलीन है, और जो पॉलीमर्स हैं हमारे पास हम सिंपली पॉलीथीन कंसिडर कर सकते हैं इसको पॉलीमेरिक सॉलिड्स में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? इलास्टिसिटी बेसिकली ये वो वाली प्रॉपर्टी होती है जी कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी अंदर डिफॉर्मेशन लाने के लिए या उसे इवन तोड़ने के लिए, तो उस लिमिट तक अगर आप फोर्स अप्लाई करके रिलीज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये होती है कि वो ऑब्जेक्ट टूटता तो नहीं है लेकिन उसकी शेप जो है वो डीफॉर्म हो जाती है, जो ओरिजिनल शेप होती है वो वाला ऑब्जेक्ट रीगेन नहीं कर पाता, तो उस चीज़ को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो एक लिहाज से जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो रिवर्सिबल होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की टर्म्स में, परमानेंट ये डिफॉर्मेशन नहीं है। और इस प्रोसेस में जो एटम्स होते हैं उस मटेरियल के इनसाइड जो स्ट्रक्चर बना होता है वो जो एक स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक पोजीशन एक एटम को मिली हुई होती है वो वाली पोजीशन वो एटम लूज नहीं करता। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये हमारे पास, परमानेंट होता है, शेप चेंज हो जाती है, और इसमें जो एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस जो उनको एक असाइन की जाती है जब वो स्ट्रक्चर बनता है तो वो वाली पोजीशन उस टाइम के ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ऊपर वो लूज कर देते हैं। Question number 6, differentiate between paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic materials with suitable examples. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जी जिनमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मींस एटम्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड रह जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक काइंड ऑफ टाइनी लूप बिहेव कर रहा होता है उसकी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है मूव करेगा तो करंट एक लिहाज से क्लोज सर्किट में पास कर रहा होता है, और करंट पास कर रहा होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब अगर आप इस तरह छोटे छोटे मैग्नेट्स को इमेजिन करें और इसके ऊपर आप फील्ड अप्लाई करें तो ये सारे के सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो सकते हैं, और ये इंडिविजुअल जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स हैं इस तरह का बिहेवियर अगर किसी सब्सटेंस के पास है तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा लाइक मैग्नीशियम एंड लिथियम। डायामैग्नेटिज्म ये वो वाली प्रॉपर्टी है एक लिहाज से किसी भी मटेरियल की कि उसके पास क्योंकि आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑन द होल कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही होती, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो वो आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे।
तो ओवरऑल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एज सच रिस्पॉन्स नहीं करते। लाइक वाटर, कॉपर आर दी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स ना सिर्फ अनपेयर्ड होते हैं लास्ट शेल वाले, बल्कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड एटम्स की इस तरह से ओरिजिनेट हुई होती है कि वो सारे एक ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन्स कहते हैं। तो और जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये हाईली सपोर्टिव होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इनको फिर डी अलाइन करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है इनकी अलाइनमेंट तोड़ने के लिए। और इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनकी एग्जांपल में आयरन, निकल और स्टील है जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड सब्सटेंसेस। तो हमारे पास ये जो हार्ड सब्सटेंसेस है, हार्ड इन सेंस कि कौन सा मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज और कितना जल्दी डीमैग्नेटाइज हो सकता है। हार्डनेस अभी हम उस सेंस में डिस्कस कर रहे हैं। और फिर सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम परमानेंट मैग्नेट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं। अब थर्ड पॉइंट है जी कि दे हैव लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू लार्ज हिस्टेरिसिस लूप एरिया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आई गेस जो कर्व पढ़ा है जी, बीएच कर्व, तो स्टील का कर्व और आयरन का कर्व में हमने डिफरेंस देखा था। स्टील का कर्व का जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एक दफ़ा मैग्नेटाइज कर दें तो उनको डीमैग्नेटाइज मुश्किल से किया जाता है। उनका हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और फोर्थ पॉइंट ये है हार्ड मटेरियल के लिए कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज हाई, उनके पास काफ़ी हाई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। फिफ्थ पॉइंट इज कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी वैल्यूज आर लार्ज। तो ये भी हमने उस कर्व में देखा था कि हार्ड मटेरियल्स, उस टाइम पे हमने स्टील का कर्व स्टडी किया था। तो स्टील एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसका जो कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी थी वो भी काफ़ी हाई थी। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो जो हमने ऊपर पढ़ी है वो बिल्कुल उसके उलट होंगी। इनको हम इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं जी। इनको हम टेम्परेरी मैग्नेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जी। और थर्ड पॉइंट ये होगा कि इनके हिस्टेरिसिस लॉस, यानी कि इनको हम जल्दी से मैग्नेटाइज, जल्दी से डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी कम यूज़ होती है इनके लिए। द फोर्थ पॉइंट इज कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज लेस। एंड द फिफ्थ पॉइंट, कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी जो वैल्यूज होती हैं वो भी कम होती हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल्स। तो हमारे पास जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं जी, इनको हम वायर्स की फॉर्म में बना सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग, और इनकी जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट होती है, मींस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। अगर आप इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो इनकी जो शेप होती है वो परमानेंटली चेंज हो जाती है, और ये टेम्परेचर से इन अफेक्ट होता है जी। इनको इनकी शेप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी चेंज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो ब्रिटल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अचीव करने से पहले ही टूट जाते हैं, मीन्स के इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के फौरन बाद अगर फोर्स इंक्रीज करेंगे तो ये टूट जाएंगे। और ये जो होते हैं हमारे पास, मींस कि इनकी शेप वगैरह चेंज नहीं होती, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली सिचुएशन इनके साथ नहीं होती। या तो ये लिमिट एक एक लिमिट तक फोर्स बियर करेंगे या फिर फौरन टूट जाएंगे। और नंबर थर्ड पॉइंट इज के ब्रिटलनेस इज अफेक्टेड बाय प्रेशर। तो जो डक्टिलिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और जो
ब्रिटलनेस है वो हमारे पास प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 10, इज देयर एनी डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 20 मीटर steel girder when standing vertically and horizontally? इसका आंसर हम प्रेशर से समझ सकते हैं जी, कि हमने पढ़ा था कि प्रेशर का रिलेशन जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर, और अगर हम गार्डर का वेट तो डेफिनेटली कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो वर्टिकल रहे हम उसे रखें या हॉरिजॉन्टल रखें। तो प्रेशर जो होगा वो अब एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि एरिया कितना है। अगर हम उसे वर्टिकली स्टैंड खड़ा करते हैं तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो ये जो जिस पॉइंट के ऊपर हम उसे खड़ा करेंगे वो एरिया कम ऑक्यूपाई करेगा। अगर एरिया कम ऑक्यूपाई करेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है उसने जो ऑक्यूपाई किया है तो उसका प्रेशर कम होगा। तो वर्टिकल वाले केस में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो तब उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो सकती है, मींस फ्रैक्शनल कोई थोड़ा सा चेंज आएगा उसके अंदर। और हॉरिजॉन्टल केस में उसकी जो लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस होगा। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हम यस से स्टार्ट करेंगे। यस, देयर इज ए डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 20 मीटर स्टील गर्डर व्हेन स्टैंडिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लें।